रूप से लिखा है एवं उजागर किया है। लेखक ने पाठ की शुरुआत में कहा है कि वह इफ्फन की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए उसे जरूरी लग रही है। इस पाठ के मुख्य किरदार टोपी शुक्ला हैं, अर्थात बलभद्र नारायण। इफ्फन टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है। ये दोनों लेखक की कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को सभी प्यार से टोपी कहकर पुकारते हैं और दूसरे को इफ्फन। इफ्फन की दादी भारत के पूर्वी क्षेत्र से रहने वाली हैं। 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हुई और वे लखनऊ आ गईं। परंतु जब तक जिंदा रहीं, वो वहीं की बोली बोलती रहीं। लखनऊ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी। उन्होंने तो मायके की भाषा को ही गले लगाए रखा था, क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवाय उनके आसपास ऐसा कोई नहीं था जो उनके दिल की बात समझ पाता। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा, परंतु इस्लाम के नियमों के अनुसार घर में गाना बजाना भला कैसे हो सकता है। और उनकी शादी भी मौलवी से हुई थी, जो कि बिल्कुल इसके विरुद्ध में थे। बेचारी का दिल उदास हो गया था। लेकिन इफ्फन के जन्म के 6ठे दिन अर्थात स्नान पूजन उत्सव पर उन्होंने जी भरकर उत्सव मना लिया था। लेखक कहते हैं कि इफ्फन की दादी किसी इस्लामी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। काफी दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह दही के लिए भी तरस गई थी, अर्थात छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन्हें बहुत सोचना पड़ता था। जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना मन होता उतना जी भर खा लेती और मौज कर लेती, क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर से मौलवीन बन जाना पड़ता था। इफ्फन को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु वह दादी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार इफ्फन को डांट भी दिया करती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की तरह ही कभी कभी डांटती और मारती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुना देते थे। नुजहत को जब भी मौका मिलता वह उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बना डालती थी। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। वह रात को भी उसे बरहाम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला आदि की कहानियां सुनाया करती थी। इफ्फन की दादी की बोली टोपी को बहुत पसंद आती थी। उसे भी इफ्फन की दादी की तरह ही बोलना अच्छा लगता था। इफ्फन की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देती थी, अर्थात टोपी की माँ और इफ्फन की दादी की बोली एक जैसी ही थी। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ्फन के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी। लेखक कहते हैं कि टोपी जब भी इफ्फन के घर जाता था तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता था। टोपी को इफ्फन की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मजेदार लगता, तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता था। लेखक कहते हैं कि इफ्फन की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछकर आगे बात बढ़ाती थी, अम्मा क्या कर रही हैं? पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि ये अम्मा क्या होता है, परंतु बाद में वो समझने लगा था। अम्मा का मतलब माता जी से है। उनकी भाषा में माँ को अम्मा कहा जाता है। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। जिस तरह गुड़ की डाली को मुंह में रखकर उसके स्वाद का आनंद लिया जाता है, उसी तरह वह इस शब्द को भी बार बार बोलता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी, उसे ये शब्द बहुत पसंद आए। एक दिन टोपी को बैंगन का भुर्ता जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी, टोपी की माँ, खाना परोस रही थी। टोपी ने कह दिया कि अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। उसने इतना ही कहा था कि अम्मी, यह शब्द सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी ने तो उसी वक्त खाना छोड़ दिया और खाने की मेज से उठ गई।
टोपी की माँ राम दुलारी ने फिर टोपी को बहुत मारा। एक ही बात बार बार पूछ रही थी कि क्या वो इफ्फन के घर जाएगा। इसके उत्तर में हर बार टोपी हाँ ही कहता था। मुन्नी बाबू और भैरव जो टोपी के भाई थे। मुन्नी बाबू टोपी का बड़ा भाई था और भैरव टोपी का छोटा भाई था। वो भी इसकी पिटाई का तमाशा देखते रहे। लेखक कहते हैं कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय मुन्नी बाबू ने एक बात और जोड़कर उसे और पिटाई करवाई। उन्होंने कहा कि मुन्नी बाबू ने टोपी को रहीम कबाबजी की दुकान पर कबाब खाते देखा था। दरअसल पर सच्ची बात तो यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत की दी थी ताकि टोपी घर पर उनकी शिकायत न कर दे। उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई हो गई थी कि उसका सारा शरीर ही दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इफ्फन से मिला और उसने सारी बात बताई, दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इफ्फन ने केले खरीदे क्योंकि बात यह थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी और चीज को हाथ भी नहीं लगाता था। टोपी बहुत ही भोलेपन से इफ्फन से कहता कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, उसकी दादी इफ्फन के घर और इफ्फन की दादी उसके घर आ जाए। टोपी कहता है कि उसकी दादी की बोली तो इफ्फन के परिवार की बोली की तरह ही है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इफ्फन कहता है कि टोपी की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके अब्बू यह बात नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की अम्मा भी तो है। जब टोपी और इफ्फन बात कर रहे थे उसी समय इफ्फन का नौकर आया और खबर दी कि इफ्फन की दादी का देहांत हो गया है। शाम को जब वह इफ्फन के घर गया तो वहां शांति थी। लोगों से घर खचाखच भरा हुआ था, परंतु इफ्फन के लिए दादी का न होना ही उस भीड़ में उसे अकेला कर रहा था। उसके लिए पूरा घर ही खाली हो चुका था, जबकि टोपी को दादी का नाम भी नहीं मालूम था। परंतु उसका इफ्फन की दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था, आत्मीयता का संबंध। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे क्योंकि दोनों को ही उनके घर में समझने वाला कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया था। टोपी इफ्फन को सहानुभूति देता हुआ कहता है कि काश इफ्फन की दादी की जगह उसकी दादी की मृत्यु हो गई होती तो बहुत अच्छा होता। लेखक कहते हैं कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई थी कि वह अब किसी ऐसे लड़की से कभी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली हो जाती है। बदली अर्थात स्थानांतरण हो जाता है। इसी दिन इफ्फन के पिता बदली कर मुरादाबाद चले गए थे। टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था और अब इफ्फन के चले जाने पर भी बहुत ज्यादा अकेला हो गया था क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त नहीं बन सका था। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर परंतु केवल अंग्रेजी ही बोलता था। अब न तो इफ्फन था और न ही इफ्फन की दादी जो उसे समझ सके। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह अब सीता के साथ ही समय गुजारने लगा। ठंड के दिन शुरू हो गए थे और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट दिया गया। वैसे कोट बिल्कुल नया ही था क्योंकि जब वह बनाया गया था तब वह मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। टोपी ने उस कोट को उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। नौकरानी का बेटा तो बहुत खुश हो गया, लेकिन नौकरानी को दी हुई चीज तो वापस नहीं ले सकते, इसलिए तय हुआ कि टोपी ठंड ही खाएगा। इस पर दादी और टोपी के बीच बहस भी बहुत हुई थी और दादी ने पूरा घर अपने सर पर उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि अब वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल हो गए थे। वह पढ़ाई में तेज थे, परंतु कोई उन्हें पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठते तो कभी उनके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता
या उनकी माँ को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। अगर ये सारी चीजें न होती तो उनका छोटा भाई भैरव उनकी कॉपियों के पन्ने फाड़कर उनके हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लग जाता। यह तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उन्हें टाइफाइड हो गया, जिस कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाए और वो फेल हो गए। तीसरे साल वह पास तो हो गए, परंतु 3rd डिवीजन से, और 3rd डिवीजन कलंक के टीके के समान उनके माथे से चिपक गया, क्योंकि उनके बड़े भाई मुन्नी बाबू और छोटा भाई भैरव पढ़ने में होशियार थे और प्रथम आते थे। मुन्नी बाबू ने इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और भैरव ने 6ठी कक्षा में। टोपी के सभी दोस्त 10वीं में थे और वो 9वीं में ही रह गए थे। वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के साथ उनकी दोस्ती नहीं थी। वह जब भी कक्षा में बैठते उन्हें बड़ा अजीब लगता था। टोपी ने किसी न किसी तरह इस साल को झेल लिया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वीं में ही बैठना पड़ा तो बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह वो उसी एक जगह पर बैठे रहने लगे। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि 10वीं के उनके दोस्त भी आगे बढ़ चुके थे। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे, अब 10वीं कक्षा में चले गए थे। जो 49 में 7वीं कक्षा में थे, वे टोपी के साथ पहुंच गए थे। उन सभी के बीच वह बड़ा अच्छा खासा बूढ़ा सा दिखाई देने लगा था। वहीद, जो कक्षा का सबसे तेज लड़का था, उसने टोपी से पूछ ही लिया कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है। उसे तो 8वीं कक्षा के बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं में निकल जाएंगे। 9वीं में तो पिछली कक्षा के बच्चे ही आने वाले हैं। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी। उसे ऐसा लगा जैसे यह बात उसके दिल के आर पार हो गई हो, और उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, वह पास होकर ही दिखाएगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए। टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। अब जिस घर में चुनाव के लिए कोई खड़ा हो, उस घर का माहौल भी बहुत अलग होता है। हमेशा ही कोई न कोई आने वाला और जाने वाला लगा ही रहता है। ऐसे में टोपी का पढ़ना लिखना मुश्किल हो रहा था। परंतु जब टोपी के पिता चुनाव हार गए, तब घर में थोड़ी शांति हुई और टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा को अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। वह पढ़ाई में जुट गया। परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे वातावरण में कोई भी नहीं पढ़ सकता था। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ तो उसकी दादी ने कहा, वाह, टोपी को भगवान नजरबंद से बचाए, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल पास हुआ, वो भी 3री श्रेणी में। चलो, पास तो हो गया। परंतु लेखक कहते हैं कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरे साल भी 3rd डिवीजन में कितनी मुश्किलों से पास हो पाया। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने प्रयत्न किया है कि काफी सरल भाषा में इस पाठ का एक सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। इस पाठ में टोपी की माँ और इफ्फन की दादी के द्वारा बोले गए बहुत ही गांव गंवई की भाषा के शब्द भी हैं, जिनके अर्थों के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता चले उनकी बोली हुई भाषा का अर्थ क्या है। तो आपसे मेरा सवाल है कि टोपी को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा 9वीं कक्षा को पास करने के लिए, उसके सामने कितनी चुनौतियां आई थी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।